वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन का हम लोग करेंगे पार्ट 4। तो इसमें देखेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। इसमें पार्ट 4 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे जो हायर एजुकेशन होता है वो वैल्यू एजुकेशन से कैसे जुड़ा होता है। वैल्यू एजुकेशन मतलब क्या होता है? जो वैल्यू कल्चर या फिर पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर होती है उसी को कहा जाता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन दो कारणों से जरूरी है। पहला है आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, मतलब आपके लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग एक अच्छे इंसान हो पाए, सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह पाए, अच्छी जॉब्स ले पाए। इसलिए है ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, एक सोसाइटी में रह पाए। दूसरा है सोसाइटल पर्सपेक्टिव, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है। उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग एडुकेटेड होंगे तो मान लीजिए हम लोग में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टीचर होगा, तो हम अपने काम से जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है सोसाइटल पर्सपेक्टिव। तो पहला है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, खुद के लिए क्यों पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आपका सोसाइटल पर्सपेक्टिव, दूसरों के लिए हमारी पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसा कि आपका है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी का थ्योरी यही बताता है कि ट्रेडिशनल हमारे जो भी चीज़ है वो सब कुछ खराब नहीं है, या फिर मॉडर्न जो चीज़ है वो सब कुछ अच्छा भी नहीं होता। ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी हमें यह बताता है कि ट्रेडिशन में भी हम लोग के बड़े जो है, या फिर हम लोग का जो ट्रेडिशन है उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, पॉजिटिव थे, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। वैसे ही अगर आजकल की दुनिया देखा जाए या फिर मॉडर्न दुनिया हम लोग एक्सेप्ट करें तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो इन दोनों का हमें बैलेंस करके चलना होगा। हम लोग पूरे तरीके से किसी को अच्छा या फिर बुरा नहीं कह सकते। दूसरा है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब यही होता है कि दुनिया में अगर किसी का भी प्रॉब्लम हो तो उससे सबको इफेक्ट पड़ना चाहिए, सबको उसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। जैसे चाइना के एक टेनिस प्लेयर थे, फीमेल टेनिस प्लेयर, उनको गायब कर दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो पूरा जो टेनिस कम्युनिटी है, टेनिस प्लेइंग फीमेल कम्युनिटी है, उन्होंने बैन कर दिया चाइना में गेम खेलने से। तो यही है आपका ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आता है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो आप समझ ही सकते हैं, इंडिया का मोटो ही ये है, इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हम लोग अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग धर्म है, हम लोग का अलग अलग रहने का तरीका है, पर हम लोग सबको एक साथ रहना होगा। आप ये चीज देखेंगे कि जो धर्म के नाम पे भड़काते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम झगड़े में जाते हैं, वो सभी अनपढ़ गवार होते हैं। जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं उनमें रहने का एक शक्ति होता है, एक दूसरे को समझने का एक शक्ति होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ पर डाइवर्सिटी है। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट। हमें अपने आस पड़ोस का जो एनवायरनमेंट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। एनवायरनमेंट में हम लोग कुछ बुरा ना करें, या फिर ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को कुछ हार्म पहुंचे क्योंकि हम लोग ने एनवायरनमेंट बुरे तरीके से यूज किया। तो यही है आपका एनवायरनमेंट। फिर है मास और सोशल मीडिया। ये तो आई एक्सपेक्ट आपको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा पावर रखता है मास और सोशल मीडिया कोई नेगेटिव मैसेज पहुंचाने के लिए और किसी के ब्रेन में इफेक्ट करने के लिए। तो यही है आपके थ्योरीज जो हम लोग को याद रखने और हम लोग को संभल के चलना है, ताकि जो एडुकेशन है उससे हम लोग को सही तरीके से बेनिफिट मिल सके। फिर हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशन देख लेंगे जो रैंकिंग ऑथोरिटीज होते हैं। पहला है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन स्टार्ट किया था आपके MHRD ने, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो इन द ईयर 2010-11 को ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो रैंकिंग देता है ये वेब बेस्ड होता है, यानी कि आपके नेट पे बेस करके इसको अलग अलग कॉलेजेस को रैंकिंग मिलता है। और कौन देता है ये रैंकिंग? तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है NIRF, NIRF, जिसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
इससे पहले के चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि जितने आपके रैंकिंग फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे नाक है, एनबीए है, एबी है, ये पर्टिकुलर किसी कॉलेजेस को या फिर पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया पे बेसिस करके रैंक करते थे। पर ये जो निफ्ट है, ये सब कॉलेजेस को इक्वल बेसिस पे देख के रैंक करता है। मतलब ये किसी भी कॉलेज को, जैसे आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी कॉलेजेस हो गया, ये सभी कॉलेजेस को रैंक करता है। तो इसे भी किसने बनाया था? तो इसे भी बनाया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। और इससे कब बनाया गया था? तो फिर 29 सितंबर 2015 को। अब देख लेंगे ये जो रैंकिंग देता है, ये कौन से क्राइटेरिया पे रैंकिंग देता है, मतलब क्या क्या इसका बेसिस होता है। तो पहला है आपका टीचिंग और लर्निंग, कैसे टीचर है, कैसी टीचिंग हो रही है और वहां के स्टूडेंट्स कितने लर्न कर पा रहे या फिर समझ पा रहे उसको। रिसर्च पे, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कितने रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च का कितना ट्रेनिंग होता है, ये सब पे देखा जाता है। फिर ग्रेजुएशन आउटकम्स, ये हो गया स्टूडेंट्स के रिजल्ट कैसे है, वो सब देखा जाता है। फिर है आपका आउटरीच, आउटरीच मतलब ये कितना फेमस इंस्टीट्यूट है और कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं। मान लीजिए कोई एक कॉलेज है और वहां से भूटान के, नेपाल के, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। तो यही है आपका आउटरीच की कॉलेज जो है उसका रीच कितना दूर तक है। और आखिर में आता है परसेप्शन, मतलब लोग जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आप अगर बात करेंगे आईआईटी, एनआईटी, तो हम लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा कॉलेजेस है यही सब। तो यही है आपका परसेप्शन कि उस कॉलेज के बारे में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे, इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे आपका रैंकिंग दिया जाता है बाय द NRIF। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका इजी में समझ लीजिए, एक किताब है जिसमें लॉ लिखे हुए हैं, मतलब इंडिया किस नियम से चलेगा, कौन सा नियम मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से नियम के ऊपर जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी इंडिया के कोर्ट में कौन सा नियम माना जाता है, वो सब नियम लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज अ बुक ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो 6 दिसंबर 1946 को पहले बार फॉर्मेशन किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग बुलाया गया और वहां पर हेल्ड किया गया कि सचिंदर सिन्हा जो है वो बनेंगे आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में जाके 11 दिसंबर 1946 को ये डिसाइड किया कि राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो ये टेम्पररी प्रेसिडेंट है। और बाद में 1946 में जाके, मतलब दो दिन, हाँ यहाँ पर 2 दिन होगा, 2 दिन के बाद ही डिसाइड कर दिया गया कि राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जाके 13 दिसंबर 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन वो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, यही सब लॉ कैसे रहना चाहिए, इसी का एक इंट्रोडक्शन देना ही है आपका ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? तो फिर किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है उसे अडॉप्ट कर लिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया और वहां पर हेड कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द हेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? तो 15 अगस्त। उसके बाद जो सबसे पहले काम किया गया वो किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आप लोग स्टार्ट कीजिए। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो क्या होगा? आपका लॉ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो दूसरे किसी कंट्री का लॉ नहीं मानेगा, इसलिए उसका एक खुद का लॉ बनेगा।
तो वही खुद का लॉ बनाने के लिए आपके 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया, जिसमें आपके हेड थे आपके B.R. अम्बेडकर। फिर देखेंगे 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उसको पास किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इट वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली। बाद में जाके 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पूरे तरीके से साइन किया गया और एक्सेप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 में जो है उसे असेंबली में पास किया गया था और अडॉप्ट किया गया था, पर तब भी कुछ कुछ फैक्टर्स थे जो कि बाकी थे, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो कुछ फैक्टर्स जो बाकी थे उससे फाइनली साइन किया गया था आपके 24 जनवरी 1950 को। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को दैट केम इनटू फोर्स। तो 26 जनवरी 1950 क्या है, लोग का रिपब्लिक डे है। तो 26 जनवरी को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया गया, यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट किया गया मतलब एक्सेप्ट किया गया, और जब फोर्स में आया तो फोर्स में आया है मतलब क्या हो गया, वो लॉ बन गया। अब ये लॉ अगर कोई भी ब्रेक करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो यही है आपका डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड अडॉप्टेड। तो ये हमेशा याद रखिएगा, 26 नवंबर को जो है उसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और 26 जनवरी जो है उसको फोर्स में लाया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स है उससे एक बात समझ लेंगे। तो आपके सामने अगर कोई भी किताब है, मतलब आपके सामने कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फर्क नहीं पड़ता किस चीज का किताब है, उस चीज को एक बार उठा लीजिए उस बुक को, और समझेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मान लीजिए आपने कोई भी किताब उठा लिया, मैंने यहाँ पर उठा लिया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट का किताब, जो कि केवीएस मदन सर ने लिखा है। तो मैं जब इस बुक को ओपन करूंगा तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको किताब के बारे में नॉलेज दिया जाता है, किताब में क्या है, आपको क्यों पढ़ना है, इसमें क्या क्या है, वही होता है प्रीफेस। प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जब आप किताब खोलेंगे वहां पर आपको दिखेगा कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट में क्या है, आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे करके आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यूनिट 1 में क्या क्या है या फिर क्या क्या इंक्लूडेड है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए यूनिट 1 में लिखा हुआ है टीचिंग, और MOOC ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो यूनिट 1 में क्या क्या कंटेंट है वो लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या लिखा रहता है, लास्ट में बहुत सारी किताबों के लिस्ट रहता है। और ये लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आपका मान लीजिए कौन कौन से टर्म डिफिकल्ट है, या फिर कौन कौन से बायोलॉजिकल टर्म है, कौन कौन से फिजिक्स के टर्म है, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, ये सब एक लिस्ट बना हुआ रहता है। तो एक किताब में देखिए आपके 3 पार्ट होते हैं अगर देखा जाए। पहला होता है आपका प्रीफेस, दूसरा होता है आपका कंटेंट, और तीसरा होता है आपका लिस्ट। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेट करते हैं। अगर पहले बात किया जाए प्रीफेस और इंट्रोडक्शन,
इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या हो गया? प्रियम्बल हम लोग को ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरे तरीके से नॉलेज देता है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस बारे में हम लोग पढ़ने वाले, इंडिया किस सोच पे चलता है, ये सब लिखा हुआ है हम लोग के प्रियम्बल में। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हमारे यहाँ पर पार्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स। और हर एक पार्ट में क्या क्या इंक्लूड है इसे कहा जाता है आपका आर्टिकल्स। तो हर एक पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है वो सब कहा जाता है आपका आर्टिकल्स। और लास्ट में जो लिस्ट दिया हुआ रहता है उससे कहा जाता है आपका शेड्यूल्स। तो फिर आपका प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल आपका इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेंट में क्या क्या रहता है, आपका पार्ट्स रहता है, कितने भागों में डिवाइड किया गया, और उसके पार्ट्स में क्या क्या है वो सब लिखा हुआ रहता है आपके आर्टिकल्स में। और बुक के लास्ट में आपका लिस्ट दिया हुआ रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स। तो अब देख लेंगे, स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लेंगे। अगर पहले जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था 1949 में, तो स्टार्टिंग में इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। तो ये जब सबसे पहले लिखा गया था और आपका कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और बाद में भी जब 26 जनवरी 1950 को ये एक्ट में लाया गया था, तब यही थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। तो स्टार्ट में ये था। और अभी देखेंगे क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो आर्टिकल्स जो है वो बढ़ गए हैं टू 448, पार्ट्स बढ़ गए हैं 25 और शेड्यूल्स आपके अभी भी सेम है। तो ये जो पहला देख रहे हैं आप 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल, ये स्टार्टिंग में था जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ओरिजिनली लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये जो देख रहे हैं आप 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स, ये अभी के लिए है, जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे पार्ट्स है। तब स्टार्टिंग से समझेंगे प्रियम्बल को। तो प्रियम्बल को क्या कहा गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो प्रियम्बल था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने पहले ही बताया क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि आपका इंट्रोडक्शन था टू द प्रियम्बल। और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हम लोग देख लेंगे हमारे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens। तो ये पहला पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट में ये लिखा हुआ है कि इंडिया कैसा एक कंट्री बनेगा। तो पहला है आपका वर्ड सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि इसका खुद का लॉ होगा और ये किसी भी देश का लॉ नहीं मानेगा। कोई भी देश इस पर अगर प्रेशर दे तो उसका लॉ नहीं मानेगा और इसका खुद का लॉ होगा। यही है आपका सोवरेन। सेकेंड में आपका है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सबको इक्वल काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए इक्वल तरीके से काम करेगा। तीसरा है आपका सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि हर एक धर्म का इज्जत किया जाएगा। अगर सेक्युलर देखा जाए तो फिर फॉरेन में एक नियम है और इंडिया में सेक्युलर का और एक मतलब है। फॉरेन में अगर सेक्युलर का मतलब देखा जाए तो मतलब होता है कोई भी धर्म नहीं मानता है, पर इंडिया में अगर देखा जाए सेक्युलर का मतलब, तो सेक्युलर का मतलब होता है सभी धर्मों का इक्वल तरीके से रेस्पेक्ट और किसी भी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं सोचना, वही है आपका सेक्युलर। फिर है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब हर एक इंसान को जो है इक्वल राइट रहेगा वोट करने के लिए
और सिलेक्ट करने के लिए कि वहां का हेड कौन होगा। यही है आपका डेमोक्रेटिक। फिर है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब यही है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है उसी को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने जजिया निकाला या फिर फतवा निकाला, फिर बजरंग दल ने कोई नियम निकाला या फिर वुमेन्स कमेटी ने कोई नियम निकाला और उसी लॉ को मानना होगा। ये कभी नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर लिख के गए हैं 1949 में, उसी चीज को माना गया है, माना जाएगा हमेशा के लिए। वही है आपका रिपब्लिक कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ के हिसाब से चलेगा। जो लॉ मेरे लिए है वही लॉ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होगा। फिर आप देखते हैं जो सिटी, ये तो हिसाब है कि इंडिया कैसा बनेगा और इंडिया कैसा बनना चाहिए। इसके बाद देखेंगे लोगों को क्या प्रॉमिसेस किए गए हैं। पहला है आपका जस्टिस। जस्टिस होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सिर्फ ऐसे नहीं मतलब कि कोई आपका खून कर देगा तभी आपको जस्टिस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सोशल, इकोनॉमिक कि पैसे के मामले में कोई आपसे अगर लूट लेगा तब भी इकोनॉमिक होगा, और पॉलिटिकल मतलब हर एक व्यक्ति को राइट है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करे और उसको इक्वल चांसेस मिले जीतने के लिए। तो वो सब देखा जाएगा थ्रू जस्टिस। सेकेंड में आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। आप लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या आप सोच रहे हो उसका फ्रीडम, क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, क्या आप सोचते हो। और फेथ, आपका क्या धर्म है और आप किसे पूजा करना चाहते हो, इसके लिए आपको पूरे तरीके से फ्रीडम रहेगा। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था, ऐसी सरकार जो खुली सोच का विचार नहीं करती वो सरकार भाड़ में जाए। तो वही है आपका लिबर्टी, मतलब खुली सोच, और अपनी सोच से आप कुछ भी सोच सकते हो थॉट, और उसे एक्सप्रेस भी कर सकते हो सही तरीके से। मतलब ऐसा नहीं, मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं पे जाके उसी आदमी को गाली दे रहे या फिर पत्थर फेंक रहे। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं पर इन अ डेमोक्रेटिक वे। फिर है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी, सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस। मतलब किसका स्टेटस कैसा वैसा नहीं देखा जाएगा और सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और सभी के बीच में प्रमोट किया जाएगा फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। सभी लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी, भाईचारे को प्रमोट किया जाएगा। यही है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आखिरी लाइन हम लोग देख लेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 ये अडॉप्ट किया गया था। आपको ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही पार्ट आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। फाइनली जब अडॉप्ट किया गया था वो था 26 नवंबर 1949। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। बाद में जाके जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी तब उन्होंने लाया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अभी आप न्यूज में बहुत फेमस है, CAA। ये CAA क्या होता है? ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस लाना चाहती है, मतलब लाना चाहते हैं या फिर लाना चाहती है, तो फिर उन्हें एक लॉ से गुजरना पड़ता है और वही है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उनने 2 वर्ड्स ऐड किए थे। पहला है आपका सोशलिस्ट, दूसरा है आपका सेक्युलर। ये दोनों वर्ड्स जो है ये बाद में आपके ऐड किया गया था, सोशलिस्ट और सेक्युलर। और इसे याद रखिएगा कि ये लॉ अबाइडिंग नहीं है। लॉ अबाइडिंग नहीं है मतलब क्या हो गया कि ये सब अगर कोई नियम तोड़े तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ये सब जो है ये पूरा एक सोच है। ये पूरा हम लोग ने जो पढ़ा प्रियम्बल, ये सिर्फ एक सोच है। तो अगर कोई नियम नहीं माने, इसका कोई नियम नहीं माने, तो इसके लिए आप उसे लॉ में नहीं ले जा सकते। तो ये है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद आते हैं आपके पार्ट्स पे। हम पर इंक चेंज कर लेते हैं।
यहाँ पर आएंगे हमारे पार्ट्स पे। तो बहुत सारे पार्ट्स है, जैसा आपने देखा कि 22 पार्ट्स है, तो उतने सारे पार्ट्स के बारे में तो हम लोग को नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिए। तो पार्ट 2 में है आपका सिटीजनशिप। पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या है? सिटीजनशिप में है आप अगर इंडिया के सिटीजन हो और आपने फॉरेन में कोई सिटीजनशिप लिया, तो फिर आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना होगा। मतलब इंडिया में कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। नहीं है। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे अगर इमरान ताहिर का एग्जाम्पल दिया जाए, तो फिर उनके पास पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम का भी पासपोर्ट है, साउथ अफ्रीका का भी पासपोर्ट है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसे होती है कि वो बहुत सारे पासपोर्ट रख सकते हैं, पर इंडिया का नियम ऐसा नहीं है। इंडिया का नियम है अगर आप कोई भी कंट्री का पासपोर्ट लेते हैं तो फिर आप इंडियन सिटीजनशिप का पासपोर्ट खो दोगे। इसलिए आप देखेंगे सानिया मिर्जा जो है इतने साल से कभी पाकिस्तान कभी इंडिया में रहती है, उनके जो शौहर है वो भी पाकिस्तान में रहता है, पर सानिया मिर्जा ने अपना सिटीजनशिप नहीं बदला है। उन्होंने पाकिस्तान सिटीजन का पासपोर्ट नहीं लिया है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेंगे या फिर कोई भी कंट्री का पासपोर्ट लेंगे और सिटीजनशिप लेंगे, तो इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली उनका कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं आपके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या है? ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये हम लोग को लॉ अबाइडिंग होते हैं। मतलब अगर हम लोग को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट हम लोग को कॉम्पनसेट करेगा या फिर रूलिंग देगा। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आपके लॉ अबाइडिंग होते हैं और सिटीजनशिप भी आपका लॉ अबाइडिंग है। इसमें देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। पहला है हम लोग का राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में मेनली क्या देखा गया, जो कि हमारे पुराने सोच में पूरा जो लोग थे उन्हें अनटचेबिलिटी मानते थे कि इसको नहीं छू सकते उसको नहीं छू सकते, तो वो देखा गया था हमारे राइट टू इक्वालिटी में। यहाँ पर नियम बना दिया गया कि किसी भी रूप में अगर आप इसको फॉलो करोगे अनटचेबिलिटी को, तो आपको जेल में भर दिया जाएगा। तो ये है राइट टू इक्वालिटी में। और भी बहुत सारे नियम हैं, पर यही बेसिक नियम है, मतलब सभी जो लोग हैं उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करना होगा। ये है हमारा राइट टू इक्वालिटी। फिर है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में मेनली हम लोग का ये देखा जाता है प्रोटेस्ट का, जैसे आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो या फिर आप क्या क्या बोल सकते हो, ये सब देखा जाता है राइट टू फ्रीडम में। तो सेकेंड वाला हो गया आपका राइट टू फ्रीडम। फिर आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो आपका फीमेल ट्रेड होता है, जैसे लड़कियों को लेके बाजार में बेच देते हैं, छोटी बच्चियों को लेके बाजार में बेच दिया जाता है, फिर किसी का किडनी निकाल दिया जाता है, आँख निकाल के फिर बेच दिया जाता है, ये सब रोकने के लिए नियम बनाया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के लिए जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो इंडिया के सिटीजन है वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते, वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं और उसी धर्म को फॉलो करने के लिए उसे प्रोपागेट भी कर सकते हैं। मतलब कोई अगर चाहे तो उस धर्म के बारे में दूसरे जन को बता भी सकता है, पर आप जोर जबरदस्ती किसी को अपने धर्म के बारे में नहीं बता सकते। ये है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास हुए, वो बोलते हैं कि पहले इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं था, पर बाद में जब इंदिरा गांधी आई तो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बना लिया। वो बेवकूफ ये नहीं समझते कि ये जो प्रियम्बल है ये लॉ अबाइडिंग नहीं है, मतलब लॉ में इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसे अगर आप तोड़ेंगे तो फिर लॉ से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जबकि 1949 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसी टाइम ऐड किया गया था आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियन।
और ये लॉ है, इसे मानना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये इंडिया के स्टार्टिंग से ही है, इंडिया का बेसिस इसी पे है। फिर है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके तरफ देखा जाता है कि माइनॉरिटीज को इक्वल राइट मिले, उनको प्रमोट किया जाए, उनके जो एजुकेशन है, कल्चर है, उनको प्रमोट किया जाए। तो यही है आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट। और फिर आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। इसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? आर्टिकल 32 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका तोड़ा जाएगा तो आप उससे लेके कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को उसका सही एक रिजल्ट देना होगा। तो इसे कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर पढ़ेंगे पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है? इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी। ये कुछ आर्टिकल्स है जिनको फॉलो करना चाहिए स्टेट को। स्टेट को ये सब नियम फॉलो करना चाहिए ताकि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बने, लोगों की भलाई हो। और लेकिन ये भी आपके लॉ अबाइडिंग नहीं है, लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि आप इसे कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते और इसे अगर कोई तोड़े तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो यही है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है उसे 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब यही है कि जो मतलब सभी लोगों को इक्वल चांस मिले, जो महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी में लीव मिले, जो वर्कर्स है वो खुद का यूनियन बना पाए, यही है, यही सब है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में मोहनदास करमचंद गांधी ने जो जो सोचा था उनके बारे में अगर कोई प्रिंसिपल होगा तो वो सब लिखा हुआ है। जैसे आपका पंचायती राज होगा, गाय का सम्मान किया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज जो है उसे प्रमोट किया जाएगा, वो सब है आपके गांधीयन प्रिंसिपल में। और तीसरा है हमारा लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल मतलब इंसान से दूर भी कुछ सोचा जाएगा। इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने आस पड़ोस के बारे में भी सोचेगा। जैसे एनवायरमेंट का डेवलपमेंट करना होगा, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो सब बचाना होगा। दूसरा कंट्रीज जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे। ये सब है आपका लिबरल प्रिंसिपल। फिर पार्ट 4A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज फिर से लाया गया था ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो आप याद रखिएगा ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि यहाँ पर आपके बहुत सारे लॉज जो है उसे चेंज किए गए थे। इस फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है वो भी लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉ में इसे नहीं माना जा सकता ये फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप नाम से समझ रहे हैं कि ऐसे कोई चीजें हैं जिसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे नेशनल हिस्ट्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने बीच ब्रदरहुड रखना चाहिए, लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्परमेंट रहना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो ये सब है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। अब लास्ट में पढ़ेंगे शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स क्या थे? तो ये थे आपके लिस्ट। तो इसमें कितने हैं? तो 12 शेड्यूल्स है। क्या क्या लिस्ट है? पहला शेड्यूल में लिखा हुआ है इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है। सेकेंड में लिखा हुआ है मिनिस्टर्स जो होंगे उनके क्या सैलरीज अलाउंस मिलेंगे और क्या प्रिविलेजेस होंगे। तीसरे में लिखा हुआ है जो मंत्री बनेंगे उन्हें क्या शपथ लेना होगा। चौथे में लिखा हुआ है राज्यसभा में किस स्टेट का कितना सीट होगा, ये सब लिखा हुआ है आपके 4th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है जितने शेड्यूल्ड एरियाज है इंडिया में उन्हें कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए और कैसे उन्हें रखना चाहिए।
सिक्स शेड्यूल में लिखा हुआ है जितने हमारे इंडिया में ट्राइबल एरियाज है या फिर ट्राइबल स्टेट्स है वहां पर कैसा नियम होना चाहिए और कैसे उनको एडमिनिस्टर करना चाहिए। ये है आपके ट्राइबल एरियाज। 7 में लिखा हुआ है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जितने इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया का आपका फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, का दो पॉलिसी रहेगा। एक पावर है आपके सेंटर के पास, एक पावर है आपके सेंटर के पास और एक पावर है आपके स्टेट के पास। ये दोनों मिल के काम करेंगे और एक साथ देश को चलाएंगे। तो तीसरा एक बनाया गया है जिसका नाम है आपका कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया, कॉन्करेंट देखिए सेंटर के पास कुछ पावर्स है, स्टेट के पास कुछ पावर्स है, और ऐसे कोई चीज जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे और दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे उसे कहा जाता है कॉन्करेंट। जैसे कि आपका एडुकेशन हो गया, एडुकेशन क्या है, ये है आपका कॉन्करेंट। मतलब आपके दोनों सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इसमें काम करेंगे। कुछ पावर्स रहते हैं ओनली फॉर स्टेट्स, ओनली फॉर स्टेट, ओनली फॉर सेंटर, ओनली फॉर स्टेट और आखिर में कॉन्करेंट। यही यूनियन लिस्ट क्या क्या पावर्स रहेंगे ये सब दिया हुआ है आपके 7 शेड्यूल में। नंबर 8 शेड्यूल में आपका रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। कौन कौन से लैंग्वेज इंडिया में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जैसे कि इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है, इन्हें क्या रिकॉग्नाइज किया गया है उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में आप बात करना चाहेंगे तो लैंग्वेजेस में बात करना प्रेफर किया जाता है इंग्लिश और हिंदी को, पर बाकी आप दूसरे कोई लैंग्वेज में अगर स्पीक करना चाहेंगे तो वहाँ के जो स्पीकर है उनसे परमिशन लेना पड़ता है और फिर आप उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जो इंडिया में है वो है 22। फिर है आपका नो जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसे बहुत सारे लॉज है जो कि नॉट अंडर, तो ऐसे बहुत सारे लॉज है जो दैट डज नॉट फॉल अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है मतलब कोई एक लॉ अगर पास किया गया और ऐसा अगर लगा कि वो नियम गलत है तो उसे फिर से कोर्ट में ले जाया जा सकता है, वही होता है आपका जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है, उसने लॉ पास किया गया कि जो एक इंसान है दिन में 12 घंटा काम करेगा। इस लॉ का अगर चैलेंज किया गया तो ये हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। तो एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया जुडिशियल रिव्यू का। बाकी जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो पूरा चैप्टर है। तो शेड्यूल 9 में क्या है कि कोई भी ऐसे नियम्स लिखे गए हैं जो आपके जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर है आपका एंटी डेफिकेशन। एंटी डेफिकेशन है कोई भी मंत्री अपने पार्टी को जो है वो धोखा नहीं दे सकता। फिर है आपका नंबर 11 पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है, पंचायत जो बनता है आपके रूरल एरियाज में, गांव में, वो कैसे बनेगा और उसके कैसा वर्किंग होगा। फिर आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहर में बनता है कैसे बनेगा और उसका काम कैसा होगा। तो इसका एक मोटा मोटा आप आइडिया रखिए सब चीज का, सिर्फ आपको ये जो लिस्ट है वो याद रखना है। तो एक बार इसको चलिए फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखे थे हम लोग वैल्यू एजुकेशन के बारे में। वैल्यू एजुकेशन अगर बताया जाए तो पढ़ाई हम लोग दो कारण से करते हैं। एक है आपका इंडिविजुअल अपने कारण से, दूसरा है आपके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसमें क्या क्या देखना पड़ता है, पहला है आपका ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, मतलब कोई भी चीज जो है पूरे तरीके से ठीक नहीं होती और कोई भी चीज जो है पूरे तरीके से गलत नहीं होती।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दुनिया के हर एक पर्सन जो है वो दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है, यही है आपका ग्लोबलाइजेशन। डाइवर्सिटी क्या हुआ, डाइवर्सिटी मतलब हर एक धर्म के इंसान या फिर हर एक प्रकार के इंसान एक साथ रहते हैं, वही है आपका डाइवर्सिटी। फिर है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं प्रकृति का कोई विनाश करके हम लोग को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम लोग को फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। वहां से सोशल मीडिया क्या हो गया, न्यूज के थ्रू हम लोग को जो भड़काया जाता है वो हम लोग को समझना चाहिए और ये सब से अवॉइड होना चाहिए। फिर है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि आपके जो कॉलेजेस है उनको रैंक देता है। फिर है NRIF जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करता है, ये जितने भी कॉलेजेस है उन सबको आपका रैंकिंग देता है और इनके क्राइटेरिया 5 है। इनके 5 क्राइटेरिया क्या है, टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और परसेप्शन। इसके बाद देखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद इसका प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया था जो कि बने थे प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया था जो कि बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यहाँ पर आया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा और क्या फॉलो करेगा। उसके बाद आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका हेड बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि आपके 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, फाइनली एनेक्ट किया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को। फिर हम लोग ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ का किताब कैसे माना जाता है, मतलब उसका कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या नियम है, क्या हम लोग को मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है आपके प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्या क्या हिस्सा है वो पार्ट्स है और पार्ट्स में क्या आपके आर्टिकल्स रहेंगे। फिर है शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या है, जो लिस्ट है। तो ये 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स, ये पहले था जब स्टार्टिंग में इसको लिखा गया था। और अभी का अगर देखा जाए तो है आपके 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। इसके बाद हम लोग ने देखा प्रियम्बल के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंडिया को कैसा बनाया जाएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और लोगों के लिए, सिटीजन के लिए क्या प्रॉमिस किया गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। और लोगों को प्रमोट करने के लिए बोला गया फ्रेटर्निटी, जो कि आपके ब्रदरहुड। बाद में जाके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे जो कि पहले नहीं थे, एक है आपका सोशलिस्ट, दूसरा आपका सेक्युलर। पार्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर देखा जाए तो पार्ट 2 में है आपका सिटीजनशिप, जिसे कहते हैं डुअल सिटीजनशिप इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मतलब इंडिया से बाहर अगर आप कोई कंट्री का सिटीजन बनेंगे तो फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहते। पार्ट 3 में है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ऐसे कुछ नियम लिखे हुए हैं जो कि हर एक जगह में, इंडिया में कहीं भी आप जाए, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर पुलिस हो, सबको ये फंडामेंटल राइट्स देने होंगे, सभी इंसानों को ये फंडामेंटल राइट देने होंगे। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं माना गया तो क्या होगा, तो फिर मिलेगा हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। मतलब हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं फॉर गेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स।
और इसलिए आपके बाबा साहेब अम्बेडकर ने इससे क्या कहा था, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में वो सब नियम लिखे गए थे जो मान के मतलब जो स्टेट्स है वो वेलफेयर स्टेट बन सकते हैं। इसके 3 पार्ट है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। तो पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो सारे नियम है जो लोगों को मानना चाहिए ताकि जो देश है वो अच्छी तरीके से बढ़ पाए। जैसे कि आपका सोसाइटी में रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोसाइटी में कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, फिर आपका जो लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइट में इन्वॉल्व हुए थे उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। यही सब लिखा हुआ है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में। फिर आएंगे शेड्यूल्स पे। शेड्यूल्स क्या है, तो शेड्यूल्स है लिस्ट। इसमें टोटल आपके 12 लिस्ट है। तो क्या है, पहला है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अलाउंस, प्रिविलेज, ओथ, सीट इन राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 है आपका रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 है कौन कौन से लॉ है जिनके जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। 10 में शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन, 11 में पंचायती राज और 12 में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आज का क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, विच इज लीगली एनफोर्सेबल, मतलब कौन सा चीज के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका प्रियम्बल, ऑप्शन बी है शेड्यूल, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा चीज ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और उस लॉ का अगर कोई ब्रेक करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। पहला है आपका प्रियम्बल, दूसरा है आपका शेड्यूल्स, ऑप्शन सी आपका फंडामेंटल राइट और ऑप्शन डी है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।